हेलो दोस्तों, ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं बलराम सिंह, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। हम सभ्यताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने आहड़ और ग्लुंड सभ्यता के बारे में पढ़ा था। अब हम आज राजस्थान की अन्य सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे। और राजस्थान की हमने दो प्रमुख इम्पोर्टेंट सभ्यता आहड़ और कालीबंगा के बारे में पढ़ लिया था। आगे हम बात करते हैं राजस्थान की एक और बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण सभ्यता लेकर आए हैं आज हम, गणेश्वर सभ्यता। देखिए, गणेश्वर सभ्यता की बात करें, कालीबंगा और आहड़ की बात हमने कर ली थी। कालीबंगा के अंतर्गत उसके उपस्थल और जो कालीबंगा फर्स्ट है वो हमने पढ़ लिया था। आहड़ के भी उपस्थलों के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। आज हम बात कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट सभ्यता गणेश्वर सभ्यता के बारे में। और गणेश्वर सभ्यता की हम बात करें तो देखिए, गणेश्वर सभ्यता किस स्थान से मिली है हमें? राजस्थान में एक स्थान है नीम का थाना, और नीम का थाना जो स्थल है ये पड़ता है सीकर। कहाँ पे? सीकर। नीम का थाना सीकर से सभ्यता कौन सी मिली है? गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता हमें मिली है कांतली नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? कांतली नदी के तट पर सभ्यता मिली है। कौन सी? गणेश्वर। तो देखिए, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर से कांतली नदी के तट पर मिली है। बात करें गणेश्वर सभ्यता की तो गणेश्वर सभ्यता पहले देखेंगे इसकी खोज। गणेश्वर सभ्यता की जो खोज हुई ये 1972 ईस्वी में एक पुरातत्ववेत्ता हुए R.C. अग्रवाल। कौन हुए हैं? R.C. अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 ईस्वी में किस सभ्यता की खोज की थी? गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में R.C. अग्रवाल के द्वारा की गई। इसकी बात करें उत्खनन, अगर गणेश्वर सभ्यता का हम उत्खनन देखें तो इसका जो उत्खनन हुआ है ये हुआ है 1977 में। और ये भी किसने किया? R.C. अग्रवाल ने। किसने किया है? R.C. अग्रवाल ने 1977 ईस्वी में किस सभ्यता का उत्खनन किया है? गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ से मिली है हमें? नीम का थाना सीकर से। किस नदी के तट पर? कांतली नदी के तट पर। इसकी खोज 1972 में किसने की है? R.C. अग्रवाल ने। और इसका जो उत्खनन हुआ है 1977 में किसने किया है? R.C. अग्रवाल ने इसका क्या किया है? उत्खनन। अब देखिए, गणेश्वर सभ्यता की हम बात करें तो गणेश्वर सभ्यता के उपनाम। गणेश्वर सभ्यता के उपनामों की अगर हम बात करें तो गणेश्वर सभ्यता कहलाती है भारत की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता। तो इसे बोलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता कहलाती है? गणेश्वर सभ्यता। भारत की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता होने के कारण इसे बोला जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या है? जननी। इसे ही बोलते हैं ताम्र संचयी सभ्यता। क्या कहलाता है? ताम्र संचयी सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी ताम्र संचयी सभ्यता। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहलाती थी ताम्रवती नगरी या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की नगरी, जबकि आहड़ सभ्यता कहलाती है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संचयी सभ्यता। भारत की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यताओं में गिनती होती है किसकी? गणेश्वर की। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संचयी सभ्यता। किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता से ही बोलते हैं पुरातत्व का पुष्कर। गणेश्वर सभ्यता को क्या बोला जाता है? पुरातत्व का पुष्कर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि याद रखना दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता को
जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है या जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता को ताम्र औजारों की पूर्ति होती थी। ताम्र औजारों की पूर्ति होती थी। गणेश्वर सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता को ताम्र औजारों की क्या होती थी? पूर्ति होती थी। इसलिए गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का क्या कहा जाता है? पुष्कर। तो इसके उपनाम एक बार फिर से, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र संचयी सभ्यता, पुरातत्व का पुष्कर, और हड़प्पा किस लिए कहते हैं? हड़प्पा को ताम्र औजारों की क्या होती थी? पूर्ति होती थी। किस सभ्यता से? गणेश्वर सभ्यता से। देखिए, गणेश्वर सभ्यता किस जगह से? नीम का थाना सीकर। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। इसकी खोज 1972 किसने की है? आर.सी. अग्रवाल ने। इसका उत्खनन 1977 किसने किया? आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने। उपनाम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र संचयी सभ्यता, पुरातत्व का पुष्कर। इसके बाद देखिए, बात करें गणेश्वर सभ्यता से मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य कि गणेश्वर सभ्यता से हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्या मिले हैं? साक्ष्य। तो गणेश्वर सभ्यता से मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें सर्वाधिक ताम्र औजार मिले हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या अवशेष हमें यहाँ से मिले हैं, तो यहाँ से हमें मछली पकड़ने का कांटा, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से क्या मिला है? मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता में? गणेश्वर सभ्यता में। इससे यहाँ पर अंदाज़ा लगाया गया है कि यहाँ के लोग कैसे थे? मांसाहारी। यहाँ के लोग कैसे थे? मांसाहारी थे। देखिए, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, इससे अंदाज़ा क्या लगाया? यहाँ के लोग कैसे थे? मांसाहारी थे। किस सभ्यता के अंतर्गत? गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत। गणेश्वर सभ्यता में मकानों में पत्थरों का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? पत्थरों का। गणेश्वर सभ्यता में मकानों में पत्थरों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ईंटों का प्रयोग, मकानों में ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं किया गया है। मकानों में पत्थरों का प्रयोग हुआ है, ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। देखिए, बहुत सारे स्थल हैं जहां मकानों में पत्थरों का प्रयोग हुआ है, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल जहां ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया, वो कौन सा स्थल है? अपना गणेश्वर। एक बार दोबारा से बात करें, मछली पकड़ने का क्या मिला है? कांटा। लोग कैसे थे? मांसाहारी। मकानों में पत्थरों का क्या हुआ है? प्रयोग। ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। किस सभ्यता के अंतर्गत? गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर एकमात्र सभ्यता है, एकमात्र सभ्यता जहाँ से बांध के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? बांध के अवशेष मिले हैं। किस सभ्यता के अंतर्गत? गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत। एकमात्र सभ्यता जहाँ से किसके अवशेष मिले हैं? बांध के अवशेष मिले हैं, वो कौन सी सभ्यता है? अपनी गणेश्वर सभ्यता। देखिए, मछली पकड़ने का क्या मिला है? कांटा। मकानों में पत्थरों का प्रयोग हुआ है, ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। यहाँ से बांध के क्या मिले हैं? अवशेष। एकमात्र सभ्यता कौन सी है? अपनी गणेश्वर सभ्यता। इसके अलावा सर्वाधिक तांबे के औजार, यहाँ से सर्वाधिक तांबे के क्या मिले हैं? औजार। किस सभ्यता के अंतर्गत? गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत सर्वाधिक ताम्र औजार मिले हैं। जैसे यहाँ से तांबे के बाण या तीर, तांबे के
फारसे, तांबे की सुइयां, तांबे के बाण तीर, तांबे के फारसे, तांबे की सुइयां, तांबे की आलपिन, और ये आलपिन भी दोहरे पेचदार सिरे वाली। कैसी आलपिन मिली है? दोहरे पेचदार सिरे वाली आलपिन के क्या मिले हैं? अवशेष। तो यहाँ से सर्वाधिक क्या मिले हैं? तांबे के औजार। जैसे यहाँ से तांबे के बाण मिले हैं, तांबे के तीर मिले हैं, तांबे के फारसे मिले हैं, तांबे की सुइयां मिली हैं, तांबे की आलपिन। और ये आलपिन कैसी हैं? दोहरे पेचदार सिरे वाली क्या मिली हैं? आलपिन मिली हैं। किस सभ्यता के अंतर्गत? गणेश्वर सभ्यता। इतने सर्वाधिक मात्रा में ताम्र औजार मिले हैं, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या बोला जाता है? जननी। कौन सी सभ्यता को? गणेश्वर सभ्यता। तो ये हमारी बहुत एक इम्पोर्टेंट सभ्यता है। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। एक बार दोबारा से देखिए, गणेश्वर सभ्यता कहाँ से मिली है? नीम का थाना सीकर से। किस नदी के तट पर? कांतली नदी के तट पर। खोज 1972 किसने की है? आरसी अग्रवाल ने। उत्खनन 1977 किसने किया है? आरसी अग्रवाल ने। उपनाम की बात करें, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र संचयी सभ्यता, पुरातत्व का पुष्कर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे हड़प्पा सभ्यता को ताम्र औजारों की क्या होती थी? पूर्ति होती थी। इसके अलावा देखिए यहाँ मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य कि कौन कौन से यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ से हमें मछली पकड़ने का क्या मिला है? कांटा। इससे अंदाज़ा लगाया गया है कि यहाँ के लोग कैसे थे? मांसाहारी थे, क्योंकि मछली पकड़ने का क्या मिला है? कांटा। मकानों में पत्थरों का क्या हुआ है? प्रयोग। ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। किस सभ्यता के अंतर्गत? गणेश्वर सभ्यता। एकमात्र सभ्यता गणेश्वर है जहाँ से किसके अवशेष मिले हैं? बांध के अवशेष मिले हैं। कौन सी सभ्यता के अंतर्गत? गणेश्वर सभ्यता एकमात्र सभ्यता जिससे किसके अवशेष मिले हैं? बांध के अवशेष। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकमात्र सभ्यता जहाँ से किसके अवशेष मिले हैं? बांध के अवशेष मिले हैं। सर्वाधिक तांबे के औजार मिले हैं। सर्वाधिक किसके औजार? तांबे के औजार मिले हैं, इसलिए क्या बोला गया है इसे? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। यहाँ से तांबे के फारसे, तांबे की सुइयां, तांबे के आलपिन। आलपिन कैसी? दोहरी पेचदार सिरे वाली। अगर यहाँ देखिए दोस्तों, अगर यहाँ मृदभाणों की बात करें तो यहाँ से कपिसवर्णी। कैसे? कपिसवर्णी मृदभाण मिले। कैसे मृदभाण मिले हैं? कपिसवर्णी मृदभाण, यानी कि छल्लेदार बर्तन मिले हैं। कैसे बर्तन मिले हैं? छल्लेदार बर्तन या कपिसवर्णी मृदभाण। किस सभ्यता के अंतर्गत? गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत कपिसवर्णी मृदभाण या छल्लेदार बर्तनों का क्या हुआ है? प्रयोग। किस सभ्यता के अंतर्गत? गणेश्वर। तो ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता थी। मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट सभ्यताएं पढ़ा चुका हूँ, कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर। अब हम बात करते हैं राजस्थान की एक और इम्पोर्टेंट सभ्यता के बारे में, जिसका नाम है बैराट सभ्यता। देखिए दोबारा से, गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर, कांतली नदी के तट पर। खोज 1972 आरसी अग्रवाल। उत्खनन 1977 आरसी अग्रवाल। उपनाम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र संचयी सभ्यता, पुरातत्व का पुष्कर। इसके अलावा महत्वपूर्ण साक्ष्य, मछली पकड़ने का कांटा, मकानों में पत्थरों का प्रयोग, ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ। एकमात्र सभ्यता जहां से बांध के अवशेष मिले हैं। सर्वाधिक तांबे के औजार मिले, जैसे तांबे के बाण, तांबे की तीर, तांबे के फारसे, तांबे की सुइयां। इसके अलावा तांबे की आलपिन, ये भी दोहरी पेचदार सिरे वाली आलपिन। और कपिसवर्णी मृदभाण, यानी कि छल्लेदार बर्तनों का के प्रमाण किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं?
गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की एक और इम्पोर्टेंट सभ्यता के बारे में, जिसका नाम है बैराट सभ्यता। राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण सभ्यता के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, बैराट सभ्यता। देखिए, राजस्थान में 4 इम्पोर्टेंट सभ्यताओं की बात करें तो 4 इम्पोर्टेंट सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट, जिनमें से हमने 3 का अध्ययन कर लिया है। चौथी अपनी इम्पोर्टेंट सभ्यता है कौन सी, बैराट सभ्यता। और बैराट सभ्यता हमें कहाँ से मिली है, विराटनगर, जयपुर। बैराट सभ्यता हमें कहाँ से मिली है, विराटनगर, जयपुर से। कौन सी सभ्यता मिली है, बैराट सभ्यता। और ये हमें मिली है बाणगंगा नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर, बाणगंगा नदी के तट पर। और इस बाणगंगा नदी को बोला जाता है अर्जुन की गंगा, या फिर इसको बोलते हैं ताला नदी। देखिए, बैराट सभ्यता विराटनगर, जयपुर से मिली है, बाणगंगा नदी के तट पर मिली है। और बाणगंगा नदी के उपनामों की अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं अर्जुन की गंगा, या ताला नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, बाणगंगा नदी को। इसके बाद आगे हम बात करें, देखिए, बैराट सभ्यता खोज। बैराट सभ्यता की जो खोज की गई है 1936-37, और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। बैराट सभ्यता की खोज 1936-37 में किसने की थी, दयाराम साहनी ने। किसने की है, दयाराम साहनी ने 1936-37 में किस सभ्यता की खोज, बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता खोज आपको देखो कैसे याद रखनी है। बैराट का अर्थ है विराट, यानी कि बड़ा, और बड़ी सभ्यता है, बड़ी सभ्यता, बड़ा गेट होगा। आपने एक शायद सीरियल देखा हो, CID में बड़े जो गेट होते हैं उनको तोड़ने का काम कौन करता है, दया। एक कैरेक्टर है उसमें दया नाम का, तो बड़े बड़े गेटों को तोड़ने का काम कौन करेगा, दया। तो यहाँ पर बड़ी सभ्यता है, बड़ी सभ्यता के गेट को कौन तोड़ेगा, कोई बड़ा ही आदमी तोड़ेगा, और बड़ा आदमी कौन है, दया। तो खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने। कब की है, 1936-37 में बैराट सभ्यता की खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने। इसके बाद देखें उत्खनन। बैराट सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है ये 1962-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने किया था। किसने किया है, नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित। देखिए दोबारा से, उत्खनन 1962-63 नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने। किस सभ्यता का, बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता कहाँ से मिली है, विराटनगर, जयपुर से। खोज दयाराम साहनी ने और उत्खनन नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने। इसके बाद एक बात याद रखना दोस्तों, हालांकि बैराट सभ्यता की खोज 1936-37 में दयाराम साहनी ने की है, पर एक बात हम अगर देखें तो बैराट जो सभ्यता है, बैराट सभ्यता जयपुर में एक शासक हुए राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड का एक किलेदार हुआ, राम सिंह सेकंड के किलेदार किताजी खंगारोत। राम सिंह सेकंड का एक किलेदार हुआ किताजी खंगारोत, और किताजी खंगारोत ने
बैराट सभ्यता से एक स्वर्ण मंजूषा की खोज की। मंजूषा बोलते हैं कलश या संदूक को। तो यहाँ पर किताजी खंगारोत जो राम सिंह सेकंड का क्या हुआ, किलेदार हुआ, इस किताजी खंगारोत ने एक स्वर्ण मंजूषा या एक कलश की क्या की है, यहाँ पर खोज की है। अब तो खोज इसकी 1936 में हुई है, पर उससे पहले ही राम सिंह के काल में किताजी खंगारोत ने यहाँ पर एक स्वर्ण मंजूषा की क्या कर दी, खोज। इस स्वर्ण मंजूषा के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा जब यहाँ पर महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बात करेंगे कि इसका संबंध किससे है। तो देखिए एक बार दोबारा, बैराट सभ्यता विराटनगर जयपुर में किस नदी के तट पर, बाणगंगा नदी के तट पर। बाणगंगा को बोलते हैं अर्जुन की गंगा या ताला नदी। इसकी जो खोज हुई है 1936-37 में किसने की है, दयाराम साहनी ने। इसके बाद इसका उत्खनन 1962-63 नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित के द्वारा किया गया। पर इससे पहले ही राम सिंह सेकंड के काल में किताजी खंगारोत जो इसका एक किलेदार हुआ है, इसने यहाँ पर एक स्वर्ण मंजूषा की क्या की थी, खोज की थी। अब देखिए बैराट जो सभ्यता है ये महाभारत कालीन, इस सभ्यता से महाभारत कालीन, उत्तर वैदिक कालीन, महाजनपद कालीन, बुद्ध कालीन, मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं। यानी बहुत सारे युगों से ये संबंध रखती है। यहाँ से महाभारत कालीन, उत्तर वैदिक कालीन, महाजनपद कालीन, बुद्ध कालीन और मौर्य कालीन क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। किस सभ्यता के अंतर्गत, बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता के अंतर्गत महाभारत कालीन, उत्तर वैदिक कालीन, महाजनपद कालीन, बुद्ध कालीन और मौर्य कालीन क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। अब बात करें, देखिए महाजनपद युग की अगर हम बात करें, महाभारत काल की भी बात मैं बताऊंगा। महाजनपद काल की अगर हम बात करें तो महाजनपद काल में प्राचीन भारत, महाजनपद काल में 16 महाजनपदों में डिवाइड था। कितने महाजनपदों में, 16 महाजनपदों में विभाजित था। 16 महाजनपदों में विभाजित था और इनमें से एक महाजनपद था मत्स्य प्रदेश। इनमें से एक महाजनपद कौन सा था, मत्स्य प्रदेश। प्राचीन भारत 16 महाजनपदों में डिवाइड था और इनमें से एक था मत्स्य प्रदेश। और मत्स्य प्रदेश की अगर हम राजधानी की बात करें, प्राचीन भारत 16 महाजनपदों में डिवाइड था और इनमें से एक था मत्स्य प्रदेश। और इस मत्स्य प्रदेश की जो राजधानी हुई है ये कौन सी हुई है, विराटनगर। मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी हुई है, विराटनगर। और विराटनगर कहाँ पर है, जयपुर में। तो देखिए जब भारत में महाजनपद काल की बात होती है, महाजनपद काल में एक महाजनपद थी मत्स्य प्रदेश और मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है अपनी, विराटनगर, जयपुर। इसके बाद बात करें बैराट के बारे में तो राजस्थान का सिंहद्वार, राजस्थान का सिंहद्वार, देखिए राजस्थान का जो सिंहद्वार है, राजस्थान का सिंहद्वार कहा जाता है अलवर को। राजस्थान का सिंहद्वार कौन सा है, अलवर। और अलवर का अगर हम सिंहद्वार देखें, राजस्थान का सिंहद्वार अलवर को, जबकि अलवर का सिंहद्वार कहलाता है बैराट या विराटनगर। राजस्थान का सिंहद्वार अलवर को, जबकि अलवर का सिंहद्वार विराटनगर या बैराट को कहा जाता था। देखिए
राजस्थान सिंह द्वार कौन सा? अलवर। और अलवर का भी सिंह द्वार कौन सा? बैराट या विराटनगर। बात करें बैराट सभ्यता के उपनाम की, तो बैराट सभ्यता का उपनाम, इसे बोला जाता है प्राचीन युग की चित्रशाला। क्या बोलते हैं इसे? प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? बैराट सभ्यता को प्राचीन युग की क्या बोला जाता है? चित्रशाला। क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर सर्वाधिक शैल चित्रों की क्या हुई है? खोज, या यहाँ से सर्वाधिक शैल चित्र मिलने के कारण इसे प्राचीन युग की क्या बोलते हैं? चित्रशाला के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? बैराट सभ्यता को। एक बार दोबारा से पूरी बैराट सभ्यता की बात करें। देखिए बैराट सभ्यता कहाँ से मिली है? विराटनगर, जयपुर से। किस नदी के किनारे? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा या ताला नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी जो खोज हुई है 1936-37 किसने की है? दयाराम साहनी। उत्खनन 1962-63 नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने किया। पर इससे पहले भी राम सिंह सेकंड के काल में इसका एक किलेदार हुआ किताजी खंगारोत, जिसने यहाँ पर एक स्वर्ण मंजूषा या सोने के कलश की क्या की थी? खोज। यहाँ से हमें महाभारत कालीन, उत्तर वैदिक कालीन, महाजनपद कालीन, बुद्ध कालीन तथा मौर्य कालीन क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। प्राचीन भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था, जिनमें से एक महाजनपद था मत्स्य प्रदेश, और मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अलवर को, जबकि अलवर का सिंह द्वार बैराट या विराटनगर को। इसे बोलते हैं प्राचीन युग की चित्रशाला। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक शैल चित्रों की क्या हुई है? खोज हुई है। इसके बाद देखिए बैराट सभ्यता से मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य। बैराट सभ्यता से मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य। देखिए बात करें बैराट सभ्यता से मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य, तो बैराट सभ्यता से मिलने वाले जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वो हमें यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं। उन 3 पहाड़ियों से हमें बैराट सभ्यता से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। जैसे 3 पहाड़ियों की बात करें हम, देखिए जैसे एक पहाड़ी है यहाँ पर बीजक की पहाड़ी, एक है गणेश डूंगरी, और एक है भीम डूंगरी। एक तो कौन सी पहाड़ी हो गई? बीजक की पहाड़ी। एक हो गई गणेश डूंगरी, और एक है भीम डूंगरी। तो 3 पहाड़ियां हैं बैराट सभ्यता के अंतर्गत, बीजक की पहाड़ी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी। जो जो अवशेष मिले हैं लगभग इन 3 पहाड़ियों से ही हमें यहाँ अवशेष मिले हैं। तो पहले बात कर रहे हैं हम बीजक की पहाड़ी के बारे में। तो बीजक की पहाड़ी से हमें सबसे इम्पोर्टेंट एक शिलालेख मिला है, भाब्रू शिलालेख। कौन सा शिलालेख मिला है? भाब्रू शिलालेख। जब शिलालेखों की बात होगी तो भाब्रू शिलालेख पढ़ाया जाएगा आपको। देखिए बीजक की पहाड़ी से हमें एक शिलालेख मिला है, कौन सा? भाब्रू शिलालेख। अब इस भाब्रू शिलालेख में है क्या? देखिए भाब्रू शिलालेख सम्राट अशोक से संबंधित है।
किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। सम्राट अशोक मगध के राजा हुए हैं, बिंदुसार के पुत्र। तो अशोक से संबंधित है कौन सा शिलालेख? भाब्रू शिलालेख। अशोक वही जिसे आप जानते हैं कलिंग युद्ध बहुत ज़्यादा हिंसात्मक हुआ, या कलिंग युद्ध के बाद इसने अहिंसा की नीति अपनाई। तो अशोक के बारे में जो जानकारी है, अशोक से संबंधित शिलालेख है कौन सा? भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख में अशोक को मगध का राजा बताया गया है। अशोक को मगध का राजा क्या बताया गया है? राजा। किस शिलालेख में? भाब्रू शिलालेख में। इसी शिलालेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किए जाने का क्या है? उल्लेख। बौद्ध धर्म स्वीकार किए जाने का उल्लेख किस शिलालेख में? अशोक द्वारा भाब्रू शिलालेख में, कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। किस शिलालेख के अंतर्गत? भाब्रू शिलालेख है। इसी शिलालेख में बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख, इसी शिलालेख में बौद्ध धर्म से संबंधित रत्न हैं बुद्ध धम्म संघ, और इनका क्या किया गया है? उल्लेख। किस शिलालेख के अंतर्गत? भाब्रू शिलालेख के अंतर्गत। अशोक से संबंधित है भाब्रू शिलालेख। इसमें अशोक को मगध का राजा बताया गया है, बौद्ध धर्म स्वीकार किए जाने का उल्लेख है, इसमें बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख है। इसी शिलालेख में अशोक द्वारा पशु बलि की क्या की गई है? निंदा। पशु बलि की क्या की गई है? निंदा। भाब्रू शिलालेख के अंतर्गत अशोक द्वारा पशु बलि की क्या की गई है? निंदा की गई है। तो भाब्रू शिलालेख इंपॉर्टेंटली किससे संबंधित है? सम्राट अशोक से। अशोक को मगध का क्या बताया गया है? राजा। अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? बौद्ध धर्म स्वीकार। इसमें बुद्ध धम्म संघ का क्या किया गया है? उल्लेख। इसमें पशु बलि की क्या की गई है? निंदा। किस शिलालेख के अंतर्गत? भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख की अगर हम देखें इसकी लिपि, तो इसकी लिपि है ब्राह्मी। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि से संबंधित है कौन सा शिलालेख? भाब्रू शिलालेख। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। अब देखिए भाब्रू शिलालेख की जो खोज हुई है, भाब्रू शिलालेख की जो खोज की गई है, ये 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी। किसने की है? कैप्टन बर्ट ने। और भाब्रू शिलालेख 1840 ईस्वी में, इसे 1840 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, या फिर हम कह सकते हैं कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया। इस शिलालेख को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या कलकत्ता संग्रहालय में कब रखा गया? 1840 ईस्वी में इसे रखा गया। खोज 1837 में किसने की? कैप्टन बर्ट ने। 1840 में इसे कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया। तो देखिए वैराट सभ्यता के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी। बीजक की पहाड़ी से कौन सा शिलालेख? भाब्रू शिलालेख, जो किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। अशोक को मगध का क्या बताया गया है? राजा।
इसमें इसके बौद्ध धर्म स्वीकार किए जाने का क्या है उल्लेख। इसमें ही बुद्ध धम्म संघ का क्या किया गया है उल्लेख। इसमें पशु बलि की क्या की गई है निंदा। इसके अलावा इसकी लिपि कौन सी है ब्राह्मी लिपि। इसकी खोज 1837 किसने की कैप्टन बर्ट ने की ही। 1840 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या कलकत्ता संग्रहालय में इसे रखा गया। इसके अलावा देखिए जो भीम डोंगरी है, इस भीम डोंगरी से यहाँ से भी भाब्रू शिलालेख मिला है, जिसे भाब्रू शिलालेख सेकंड के नाम से जाना गया है। यहाँ से क्या मिला है भाब्रू शिलालेख सेकंड मिला है। और भाब्रू शिलालेख सेकंड की जो खोज की थी, भाब्रू शिलालेख सेकंड की खोज 1871-72 में ACL कार्लाइल ने की थी। किसने की थी कार्लाइल ने। तो देखिए भाब्रू शिलालेख सेकंड की खोज 1871-72 में किसने की थी कार्लाइल ने की थी। बात करें भाब्रू शिलालेख सेकंड की, तो भाब्रू शिलालेख सेकंड की जो लिपि है ये है शंख लिपि। किस लिपि का प्रयोग हुआ है शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। और शंख लिपि के अंतर्गत क्या आता है या शंख लिपि कौन सी लिपि कहलाती है। तो देखिए शंख लिपि ब्राह्मी लिपि को सुसज्जित करके छुपाना। ब्राह्मी लिपि को सुसज्जित करके छुपाना वो किस लिपि के अंतर्गत आता है शंख लिपि। यानी शंख लिपि ब्राह्मी लिपि में जो अक्षर होते हैं उनको इस तरह सजाया जाता है कि वो पहचान में नहीं आते हैं या उन्हें छुपाया जाता है। तो वो कौन सी लिपि कहलाती है अपनी शंख लिपि। तो भीम डोंगरी से भाब्रू शिलालेख सेकंड मिला है, जिसकी खोज 1871-72 में कार्लाइल ने की थी। और इसकी जो लिपि है वो कौन सी है शंख लिपि। शंख लिपि में ब्राह्मी लिपि को सुसज्जित करके छुपाना। ठीक है। इसके बाद इसी भीम डोंगरी से एक भीमलत तालाब मिला है। क्या मिला है भीमलत तालाब। और इस भीमलत तालाब के बारे में जनश्रुतियों के अनुसार इसके निर्माण की बात करें तो भीम ने इसका क्या करवाया था निर्माण। भीम ने इसका क्या किया था निर्माण किया था। जनश्रुतियों के अनुसार ऐसा बताते हैं। ये महाभारत कालीन सभ्यता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो कौरव और पांडव हुए हैं, पांडवों ने जो अज्ञातवास बिताया था वो विराट या विराटनगर में बिताया था। और जब विराटनगर में यहाँ पर भीम एक बार क्या हुआ कि द्रौपदी को प्यास लगी तो उसने भीम से कहा, तो भीम ने अपने पैर की ठोकर से इस तालाब का क्या किया था निर्माण। तो भीमलत तालाब का निर्माण किसने करवाया है भीम ने किया था। किस पहाड़ी पर है भीम डोंगरी पहाड़ी पर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर। तो एक बार दोबारा से देखिए महत्वपूर्ण साक्ष्यों में 3 पहाड़ियाँ बताई मैंने, बीजक की पहाड़ी, गणेश डोंगरी, भीम डोंगरी। बीजक की पहाड़ी से इम्पोर्टेंट क्या मिला है भाब्रू शिलालेख। किससे संबंधित है सम्राट अशोक से संबंधित है। अशोक को मगध का क्या बताया गया है राजा बताया गया है। इसमें अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार किए जाने का उल्लेख है। इसी में बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख है। इसमें अशोक द्वारा पशु बलि की क्या की गई है निंदा। इसकी अगर हम लिपि की बात करें तो इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। इस शिलालेख की जो खोज की थी 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी। 1840 में इसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में या कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया। इसके बाद भीम डोंगरी से भाब्रू शिलालेख सेकंड मिला है, जिसकी खोज 1871-72 में
कार्लाइल ने की थी। इसकी लिपि है शंख लिपि। शंख लिपि है ब्राह्मी लिपि को सुसज्जित करके छुपाना। इसी भीमडोंगरी पर भीम तालाब मिला है, जिसका निर्माण भीम ने करवाया था। पांडव व भीम ने इसका क्या करवाया, निर्माण। इसके अलावा भी हमें यहाँ से बहुत सारी चीज़ मिली हैं, जैसे देखिए आगे कौन कौन सी चीज़ें हमें वैराट सभ्यता के अंतर्गत मिली हैं। तो देखिए वैराट सभ्यता के अंतर्गत इसी बीजक की पहाड़ियों पर हमें बौद्ध विहार यानी कि बौद्ध मंदिर, यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा। देखिए यहाँ पर बौद्ध विहार, भगवान बुद्ध की प्रतिमा, बौद्ध मठों के अवशेष, बौद्ध मठों के क्या मिले हैं, अवशेष। तो बीजक की पहाड़ियों से हमें बौद्ध विहार यानी कि मंदिर के अवशेष, भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है, बौद्ध मठों के क्या मिले हैं, अवशेष। देखिए ये जो बौद्ध विहार मिला है, ये राजस्थान का या राजस्थान के सबसे प्राचीन मंदिर के अवशेष, राजस्थान के सबसे प्राचीन मंदिर के अवशेष किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं, वैराट सभ्यता। मैंने उस दिन आपको कालीबंगा सभ्यता पढ़ाई थी, और कालीबंगा सभ्यता में एक चीज़ नोट डाल के बहुत बार बताई थी कि कालीबंगा सभ्यता से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो राजस्थान में सबसे प्राचीन मंदिर के अवशेष किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं, तो कौन सी सभ्यता है अपनी, वैराट सभ्यता। वैराट सभ्यता के अंतर्गत राजस्थान में सबसे प्राचीन मंदिर के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें देखिए एक चीज़ और बता दूं आपको, इन बौद्ध विहार या बौद्ध मठों का जो विनाश करवाया था, इनका जो विनाश करवाया था एक हूण शासक हुआ मेहरकुल। मेहरकुल ने इनका क्या करवाया, विनाश करवाया। मेहरकुल ने इनका क्या करवाया था, विनाश करवाया था। देखिए दोबारा से यहाँ से बौद्ध विहार मंदिर, भगवान बुद्ध की प्रतिमा, बौद्ध मठों के क्या मिलते हैं, अवशेष। राजस्थान के सबसे प्राचीन मंदिर के क्या हैं ये अवशेष, इनका विनाश मेहरकुल ने करवाया था। इसके बाद बात करें तो यहाँ से देखिए हमें, मैंने जैसे कि पहले भी बताया था आपको कि राम सिंह के काल में किताजी खंगारुत ने यहाँ एक स्वर्ण मंजूषा की क्या की थी, खोज। तो यहाँ से हमें एक क्या मिली है, स्वर्ण मंजूषा। एक क्या मिली है, स्वर्ण मंजूषा यानी कि सोने का कलश, और इस कलश में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष बताए जाते हैं। क्या बताए गए हैं, भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष बताए गए हैं। देखिए दोबारा से यहाँ से हमें एक स्वर्ण मंजूषा या सोने का कलश मिला है, जिसमें भगवान बुद्ध के क्या बताए गए हैं, अस्थि अवशेष बताए गए हैं। किस सभ्यता के अंतर्गत, वैराट सभ्यता। वैराट सभ्यता की बात करें तो वैराट सभ्यता से हमें अशोककालीन चित्रित ईंटें मिली हैं। अशोककालीन चित्रित ईंटें मिली हैं, ब्राह्मी लिपि से अंकित ईंटें, अशोककालीन चित्रित ईंटें मिली हैं। यहाँ से हमें
अलंकृत मटके मिले हैं। क्या मिले हैं? अलंकृत मटके मिले हैं। यहाँ से हमें अकबर कालीन टकसाल मिली है। अकबर कालीन क्या मिला है? टकसाल, सिक्के डालने का कारखाना। इसके अलावा यहाँ से हमें सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। सूती कपड़े के क्या मिले हैं? अवशेष। किस सभ्यता के अंतर्गत? बैराट सभ्यता के अंतर्गत। देखिए दोबारा से, यहाँ से हमें अशोक कालीन चित्रित ईंटें, अलंकृत मटके, अकबर कालीन टकसाल और सूती कपड़े के क्या मिले हैं? अवशेष। किस सभ्यता के अंतर्गत? बैराट सभ्यता। एक बार फिर देखिए दोबारा से, यहाँ से हमें बौद्ध विहार, भगवान बुद्ध की प्रतिमा, बौद्ध मठों के अवशेष, राजस्थान के सबसे प्राचीन मंदिर के अवशेष, विनाश मेहरकुल ने करवाया, एक स्वर्ण मंजूषा या जिसमें भगवान बुद्ध के क्या बताए गए हैं? अस्थि अवशेष, अशोक कालीन चित्रित ईंटें मिली हैं। यहाँ से हमें अलंकृत मटके मिले हैं। इसके अलावा अकबर कालीन टकसाल मिली है। सूती कपड़े के भी अवशेष मिले हैं। किस सभ्यता के अंतर्गत? बैराट सभ्यता। देखिए यहाँ से हमें अशोक, मेहरकुल, तथा हिंदी अवन शासक हुआ है मिनांडर। मिनांडर के काल के क्या मिले हैं? सिक्के। यहाँ से हमें अशोक, मेहरकुल तथा मिनांडर के काल के क्या मिले हैं? सिक्के। किस सभ्यता के अंतर्गत? बैराट सभ्यता। देखिए बैराट सभ्यता से हमें 36 मुद्राएं मिली हैं। कितनी मुद्राएं? 36। टोटल यहाँ से हमें 36 मुद्राएं मिली हैं और इन 36 मुद्राओं में 8 पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क या आहत सिक्के हैं, जबकि 28 हिंद यवन मुद्राएं हैं। देखिए यहाँ से हमें 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के हैं, जबकि 28 हिंद यवन क्या मिली हैं? मुद्राएं। किस सभ्यता के अंतर्गत? बैराट सभ्यता के अंतर्गत। इन 28 हिंद यवन मुद्राओं में भी अगर हम बात करें तो 16 मुद्राएं मिनांडर की हैं। 16 मुद्राएं किसके काल की हैं? मिनांडर के काल की, या फिर सीधे देख लीजिए आप, मिनांडर की हैं। देखिए टोटल 36 मुद्राएं हैं, जिनमें से 8 पंचमार्क या आहत सिक्के हैं, 28 हिंद यवन मुद्राएं हैं, इनमें से 16 मुद्राएं किसकी हैं? मिनांडर की। एक बार दोबारा से देखिए, बौद्ध विहार, मंदिर, भगवान बुद्ध की प्रतिमा, बौद्ध मठों के क्या हैं? अवशेष, राजस्थान के सबसे प्राचीन मंदिर के क्या हैं? अवशेष। इसका जो विनाश था वो किसने करवाया? मेहरकुल ने। यहाँ से हमें, और ये दयाराम साहनी के अनुसार है। किसके अनुसार? दयाराम साहनी के अनुसार। देखिए दोबारा से, यहाँ से हमें एक स्वर्ण मंजूषा या कलश मिला है सोने का, जिसमें भगवान बुद्ध के क्या बताए गए हैं? अस्थि अवशेष बताए गए हैं। यहाँ से अशोक कालीन चित्रित ईंटें मिली हैं। यहाँ से हमें अलंकृत मटके मिले हैं। यहाँ से हमें अकबर कालीन टकसाल मिली है। यहाँ से हमें सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। यहाँ से अशोक, मेहरकुल तथा मिनांडर के काल के क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। यहाँ से 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 पंचमार्क या आहत सिक्के, 28 हिंद यवन मुद्राएं, जिनमें से 16 मुद्रा किसकी बताई गई हैं? मिनांडर की। एक बार दोबारा से मैं पूरी बैराट सभ्यता को एक बार पुनः आपको बता रहा हूँ, तो एक बार रिवाइज के तौर पर देख रहे हैं।
देखिए वैराट सभ्यता विराटनगर जयपुर से मिली है। किस नदी के किनारे? बाणगंगा। और बाणगंगा को बोलते हैं अर्जुन की गंगा या ताला नदी। ठीक है, इसकी जो खोज की थी 1936-37 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने। इसके बाद इसका जो उत्खनन हुआ 1962-63 में किसने किया है? नीलरतन बनर्जी तथा कैलाश दीक्षित ने। इससे पहले भी राम सिंह के काल में उनके किलेदार हुए पिताजी खंगारोत ने यहाँ पर एक स्वर्ण मंजूषा की क्या कर ली थी? खोज कर ली थी। इसके बाद देखिए प्राचीन जो भारत है 16 महाजनपदों में विभाजित था। कितने महाजनपदों में? 16। और इन 16 महाजनपदों में से एक था कौन सा? मत्स्य प्रदेश। और मत्स्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? विराटनगर। राजस्थान का जो सिंह द्वार है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा गया है? अलवर को। जबकि अलवर का सिंह द्वार किसे कहा गया है? विराटनगर जयपुर को कहा गया है। इसके बाद यहाँ पर मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य देखे हमने। महत्वपूर्ण साक्ष्य, उससे पहले इसके उपनाम के बारे में बताया मैंने। इसे प्राचीन युग की क्या बोलते हैं? चित्रशाला। महत्वपूर्ण साक्ष्यों में 3 पहाड़ियों का उल्लेख किया मैंने। पहली बीजक की पहाड़ी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी। 3 पहाड़ियाँ बताई हैं। कौन कौन सी? बीजक की पहाड़ी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी। बीजक की पहाड़ी में हमें सबसे पहले क्या मिला? एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ से हमें मिला है भाब्रू शिलालेख। और भाब्रू शिलालेख की बात करें, भाब्रू शिलालेख सम्राट अशोक से संबंधित था। इसमें अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किए जाने का उल्लेख है। इसमें अशोक ने बुद्ध धर्म संघ की व्याख्या की थी। इसमें पशु बलि की निंदा की थी। अशोक को मगध का राजा बताया गया था। इसके अलावा भाब्रू शिलालेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है और वो एक पहिए पर लिखा गया है। इसके बाद उसकी जो खोज की थी, भाब्रू शिलालेख की खोज 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी। भाब्रू शिलालेख वर्तमान में द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है, रखा गया है। इसके अलावा यहाँ से भीम डूंगरी पहाड़ी से भाब्रू शिलालेख सेकंड मिला था, जिसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी और उसकी जो लिपि है वो है शंख लिपि। इसके बाद भीम डूंगरी से ही भीमलत तालाब मिला था, जिसका निर्माण भीम ने करवाया था। यहाँ से हमें बौद्ध विहार, भगवान बुद्ध की प्रतिमा, बौद्ध मठों के क्या मिले हैं? अवशेष। राजस्थान के सबसे प्राचीन मंदिर के क्या हैं? ये अवशेष। इसका जो विनाश था वो मेहरकुल ने करवाया था। किसके अनुसार? दयाराम साहनी के अनुसार। यहाँ पर हमें एक स्वर्ण मंजूषा या कलश मिला है जिसमें भगवान बुद्ध के क्या बताए गए हैं? अस्थि अवशेष। यहाँ से अशोक कालीन चित्रित क्या मिली हैं? ईंटें, अलंकृत मटके, अकबर कालीन टकसाल, सूती कपड़े के अवशेष, अशोक, मेहरकुल तथा मिनांडर के काल के सिक्के। यहाँ से 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्ग या आहत मुद्राएं हैं, 28 हिंदयवन मुद्राएं, जिनमें से 16 मुद्राएं किसकी हैं? मिनांडर की। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सभ्यता थी। कौन सी? वैराट सभ्यता। देखिए राजस्थान की 4 इम्पोर्टेंट सभ्यता मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। ज़्यादातर एग्जामों में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं या क्वेश्चन आते हैं वो लगभग इन चारों सभ्यताओं में से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये 4 सभ्यताएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी, और वैसे भी ये बहुत इम्पोर्टेंट सभ्यताएँ हैं। ठीक है, तो आगे की जो सभ्यताओं की मैंने कोशिश की है कि सब कुछ यहीं पे याद किया जाए, बोर्ड पे याद कराने की कोशिश की गई है और उम्मीद है कि याद भी हो रहा होगा। तो आगे की जो सभ्यताएं हैं उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक आप एक बार याद करें, इनको पढ़ने की कोशिश करें। देखिए जो कोशिश की गई है बोर्ड पे याद में बड़े आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ, तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और कोशिश ये की जा रही है कि जितना हो सके आपको इस सभ्यताओं के अंतर्गत जितना पढ़ाया जा सके, जितना मैटर लगभग है बहुत ज़्यादा कराया जाता है, विस्तृत रूप में कराने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ तक अब आगे की सभ्यताओं की बात करेंगे हम अगली क्लास में। क्लास पसंद आ रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आगे की क्लास की बात अब हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।